हर माँ बाप की चाह होती है कि उनका बच्चा दुनिया के सब बच्चों से अधिक इंटेलिजेंट हो, दुनिया के सब बच्चों से अधिक स्वस्थ व सुदृढ़ हो। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा दुनिया में खूब नाम कमाए, खूब धन दौलत कमाए। आप देखते होंगे कि आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर तरह तरह की भयानक बीमारियां जन्म ले रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार शुगर हो रहा है, जिस प्रकार वीट एलर्जी हो रही है या कोई और अन्य एलर्जियां हो रही हैं, जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज कैंसर तक पैदा होने लग रहा है, बांझपन की समस्याएं आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उस बच्चे की आहार नली में, श्वास नली में या कफ से संबंधित कोई दोष ना आए, ये सुंदर प्रक्रिया हमारे बुजुर्गगण, हमारे पूर्वज एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। जब से भारत में सिंथेटिक केमिकल आया है, चाहे वो फसलों में डीएपी यूरिया के रूप में हो, चाहे वो आपके पेस्ट के रूप में हो, चाहे वो क्रीम पाउडर के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य खाद्य सामग्री के रूप में हो, चाहे बच्चों के कुरकुरे चिप्स के अंदर डाला गया हो, बिस्किट के अंदर डाला गया हो, ये जो सिंथेटिक केमिकल है, इसने आज हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को झकझोर दिया है। वह बच्चा हमें देखने में अपेक्षाकृत दूसरे बच्चों की अपेक्षाकृत कुछ इंटेलिजेंट लगेगा, कुछ अधिक चतुर लगेगा और चतुराई का गुण आ जाएगा। लेकिन यह जो चतुराई का गुण है, यह उसके शरीर में पित्त के प्रभाव को उत्पन्न कर चुका है। अब उस बच्चे का पूर्ण पोषण उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना उसका कफ के प्रभाव में होना था। तो एक प्रकार से वो बच्चा अब कुपोषण का शिकार हो चुका है। बहुत अधिक रुक्ष भोजन करवाते रहे या जब बच्चे का थोड़ा कफ बिगड़ता है तो उसकी विकृत चिकित्सा करके उसके अपोजिट जब हम उसके शरीर में वात का प्रभाव बढ़ाते, जो कि बुढ़ापे में बढ़ता है जा करके, यदि इस तरह का गुण उस बच्चे में बार बार बढ़ेगा, वायु का प्रभाव बढ़ेगा, तो एकाएक उस बच्चे की भूख कम होती चली जाएगी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। नमस्कार, श्री हरिनारायण गोधाम की इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर माँ बाप की चाह होती है कि उनका बच्चा दुनिया के सब बच्चों से अधिक इंटेलिजेंट हो, दुनिया के सब बच्चों से अधिक स्वस्थ व सुदृढ़ हो। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा दुनिया में खूब नाम कमाए, खूब धन दौलत कमाए, और उसके लिए हर माता पिता का प्रयास होता है कि वो अपने बच्चे को यह सब करने के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करे। किंतु आज की ये सुख सुविधाएं उस बच्चे के लिए वरदान की अपेक्षाएं कहीं ना कहीं अभिशाप भी बनती जा रही हैं, जिन्हें हम एक तरफ अनदेखा कर रहे हैं। जिसके कारण आप देखते होंगे कि आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर तरह तरह की भयानक बीमारियां जन्म ले रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार शुगर हो रहा है, जिस प्रकार वीट एलर्जी हो रही है या कोई और अन्य एलर्जियां हो रही हैं, जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज कैंसर तक पैदा होने लग रहा है, बांझपन की समस्याएं आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये सब कारण कहीं ना कहीं आज हमारी छोटी छोटी गलतियां, जो कि हम अनजाने में ही सही अपने बच्चों के पालन पोषण में कर रहे हैं। बच्चों के पालन पोषण के बारे में हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे। पता नहीं कितने वर्षों में उन्होंने अलग अलग शोध किए होंगे, उन्होंने एक एक चीज को निर्धारित किया होगा। क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रक्रिया से बच्चों को कोई ना कोई पारंपरिक चीज भेंट स्वरूप या औषधि रूप में दी जाती थी, जिससे कि वो बच्चा स्वस्थ रहते हुए एक दीर्घ आयु प्राप्त कर सके। लेकिन आज हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि हम वो जो ज्ञान था, जो इतने वर्षों में हमारे पूर्वजों ने सहज करके तैयार किया था, उसे हम लगभग त्याग चुके हैं। जिसके कारणवश आज हम इन चीज़ों से अनभिज्ञ हो गए हैं और आज ये चीज़ें ना तो कहीं किसी सिलेबस में पढ़ाई जाती, ना ही किसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सिलेबस में डाली गई, ताकि वो लोग भी हमें आगे स्वास्थ्य के प्रति मार्गदर्शन कर सके, ना ही समाज में किसी समझदार बुजुर्ग से कनेक्ट हो पाए जिसके पास ये ज्ञान परंपरागत रूप से बचा हुआ था। तो जैसे यदि उस ज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो जैसे एक बच्चा शुरुआत में जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उस बच्चे को हमारे यहाँ शहद चटाने की परंपरा रही कि शहद चटाया जाए।
शहद मीठा होते हुए भी अपने आप में रुखा गुण लिए हुए है, अग्नि का गुण लिए हुए है, जो कफ को ही जलाता है, दूषित कफ को, अच्छे कफ को नहीं जलाएगा। शहद एकमात्र ऐसी चीज है जो मीठा होकर भी कफ को ही जलाने का, दूषित कफ को जलाने का काम करता है। तो हमारे यहाँ बच्चे के जन्म लेते ही उसे शहद चटाया जाता ताकि उसके मुंह के जरिए यदि उसके अंदर थोड़ी बहुत भी गंदगी गई हो तो वह जल जाए, वह समाप्त हो जाए और उस बच्चे की आहार नली में, श्वास नली में या कफ से संबंधित कोई दोष ना आए। ये सुंदर प्रक्रिया हमारे बुजुर्गगण, हमारे पूर्वज एक लंबे समय से करते आ रहे थे। वो करते आ रहे थे कि छोटे बच्चे की आंखों में काजल डाला जाए, काजल जो कि नीम, अजवाइन और सरसों के तेल से जो तैयार किया जाता था, जिसको बाद में थोड़ा घी मिला करके आंखों में डाला जाता था। उसका नीम का गुण, उसमें अजवाइन का गुण उस बच्चे के बिगड़ने वाले कफ को शांत रखता था कि उस बच्चे का कफ ना बिगड़े। मतलब जब बच्चे का कफ बिगड़ेगा तो उसमें सफ़ेदी या कफ बनेगा बच्चे में, और यदि उस समय काजल लगा दिया जाए तो वो काजल उस कफ को, दूषित कफ को सोख लेगा। ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने दी है। लेकिन आज या तो हम डाल नहीं रहे या डाल रहे हैं तो वो सिंथेटिक केमिकल से निर्मित हुआ काजल प्रयोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आज कैंसर कारक भी बनता जा रहा है। जब से भारत में सिंथेटिक केमिकल आया है, चाहे वो फसलों में डीएपी यूरिया के रूप में हो, चाहे वो आपके पेस्ट के रूप में हो, चाहे वो क्रीम पाउडर के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य खाद्य सामग्री के रूप में हो, चाहे बच्चों के कुरकुरे, चिप्स, पकोड़े, ब्रेड वगैरह के अंदर डाला गया हो, बिस्किट के अंदर डाला गया हो, ये जो सिंथेटिक केमिकल है इसने आज हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को झकझोर दिया है और हमें भी बीमार करता जा रहा है। भारत में उस समय तक एक भी कैंसर का पेशेंट नहीं था जब तक भारत में सिंथेटिक केमिकल प्रयोग नहीं होता था। आज तो पता नहीं किस किस प्रकार के औषधि स्वरूपों में भी सिंथेटिक केमिकल प्रयोग हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। कहीं कहीं तो भारत में क्षेत्र विशेष के अनुसार कान में या नाक में तेल डालने की भी परंपरा है। ऐसी भारत में कई हजारों परंपराएं हैं जो क्षेत्र अनुसार उस समय बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पूर्वज करते थे। आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त, वात 3 तरह की प्रकृतियां या 3 तरह के दोष होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति में बीमारियां आती हैं या उसके स्वास्थ्य पर उस तरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो शुरुआती बचपन का समय बताया गया है उसमें बच्चे के ऊपर, हर बच्चे के ऊपर कफ का प्रभाव रहता है। उसमें कफ से संबंधित रोग ही आने की संभावना अधिक रहती है और कफ के जो जो गुण हैं वो सब गुण हम एक बच्चे के अंदर देख पाते हैं। उसके बाद जवानी का जो समय होता है वो पित्त का समय होता है। मध्यम जो जीवन है हमारा पित्त का रहता है, पित्त का प्रभाव उस समय पर अधिक रहता है। और अंतिम जो चरण होता है व्यक्ति का वो वायु का होता है। उस समय पर वायु के प्रभाव हमें व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। तो इसको अगर हम ठीक से समझें कि कफ के गुण क्या हैं, कफ के प्रभाव क्या हैं। कफ जो है गुरु होता है, भारी होता है। तो बचपन में इस कफ के गुण के कारण ही बच्चे की स्किन ग्लो करती है, उसका शरीर विकसित होता है, सुदृढ़ होता चला जाता है। इसीलिए कफ के जहाँ जहाँ क्षेत्र रहेगा, जैसे कि नॉर्थ इंडिया को कफ से जोड़ा गया साउथ इंडिया की अपेक्षाकृत नॉर्थ इंडिया में कफ का प्रभाव अधिक रहता है, तो यहाँ के लोग ज़्यादा लंबे तगड़े मिलेंगे। तो कफ का गुण यदि बच्चे में बना रहा तो वो बच्चा अधिक लंबा व सुदृढ़ शरीर का बनेगा। और यदि कफ की आवृत्ति लंबे समय तक एक बच्चे में चलती है तो उसकी आयु भी लंबी होगी, उसका शरीर लंबे समय के लिए निर्मित होगा। ये गुण है कफ का। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बच्चों के लिए खूब बचपन में मीठा दूध, दही और घी खाने की परंपरा रखी कि बच्चों को खूब मीठा और दूध, दही, घी खिलाइए ताकि उनका शरीर अच्छे से विकास कर सके। इसके लिए हमारे पूर्वज कहते थे कि बैल का खाया हुआ और बच्चे का खाया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए अपने बच्चे को यदि आपने बचपन में कुछ अच्छा पोषण दे दिया, अच्छा खाने को दे दिया, शुद्ध मीठा, चीनी को छोड़ करके यदि आप विकृत मीठे को अगर एक साइड कर दें और शुद्ध
गुड़, खांड, शक्कर या शुद्ध मिश्री उस बच्चे को सेवन कराते हैं समय अनुसार, ऋतु अनुसार, तो उस बच्चे का विकास और अधिक तेजी से होगा। उसको शुद्ध दूध पिलाएंगे तो उसका विकास अच्छे से होगा, उसे घी खिलाएंगे तो उसका विकास अच्छे से होगा। ये सब बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज भली भांति जानते थे। मीठे के साथ साथ इस समय पर यदि हरी पत्तेदार सब्जियां, विशेषकर सर्दी के समय पर यदि बच्चों को खिलाएं तो उनके शरीर में कफ जो है अपना अच्छे से प्रभाव दिखाएगा और वो शरीर और अधिक ग्रोथ करेगा। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि कफ वाले व्यक्ति के पास, जिसकी प्रकृति कफ में अधिक होगी, उस व्यक्ति के पास हमेशा धन रहेगा, वो धनवान रहेगा अन्य प्रकृतियों की अपेक्षा करता। ये आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन से जुड़ी हुई सिखाता है। इसलिए अपने बच्चे में कफ की आवृत्ति अवश्य बना के रखें। अब आप कहेंगे कि कफ की प्रकृति कैसे बना के रखें? कफ की प्रकृति तो स्वतः ही बनी हुई है बचपन में। नहीं, बचपन होता कफ के प्रभाव में है, लेकिन आज हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करके, ना समझ करके आज उसके लिए इस तरह का भोजन निर्धारित कर चुके हैं कि वो आज कुरकुरे, चिप्स, टमाटर सॉस या तरह तरह के फास्ट फूड का सेवन कर रहा है, जिसके कारण वो उसके कफ के प्रभाव को निर्मित करने में सहायक न होकर के उल्टा अन्य रोगों या अन्य प्रकृतियों की ओर उसे लेके जा रहा है, जिसके कारण उसके शरीर में अब अनेक बदलाव आएंगे। जिसके कारण यदि उसमें अग्नि का गुण बढ़ जाए, पित्त की आवृत्ति बढ़ जाए यदि बच्चे के अंदर, जैसे अग्नि का गुण बढ़ेगा तो वह बच्चा चिड़चिड़ा होता जाएगा। जैसे कि हम लैपटॉप या टीवी अधिक प्रयोग करने वाले बच्चों में इस तरह के गुण देखते भी हैं। क्योंकि यदि बच्चा टीवी या इलेक्ट्रिक आइटम अधिक काम में लेता है तो जो बिजली है वो पित्त की आवृत्ति में है, अग्नि की आवृत्ति में है, तो अग्नि के गुण ऐसे बच्चे में आएंगे। वह बच्चा हमें देखने में अपेक्षाकृत, दूसरे बच्चों की अपेक्षाकृत कुछ इंटेलिजेंट लगेगा, कुछ अधिक चतुर लगेगा, अंदर चतुराई का गुण आ जाएगा। लेकिन यह जो चतुराई का गुण है, यह उसके शरीर में पित्त के प्रभाव को उत्पन्न कर चुका है। अब उस बच्चे का पूर्ण पोषण उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना उसका कफ के प्रभाव में होना था। तो एक प्रकार से वो बच्चा अब कुपोषण का शिकार हो चुका है। अब वो आएगा अपने शरीर को उतने लंबे समय के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए जो आप भोजन निर्धारित कर रहे हैं उसमें हमें सावधानी रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि हम उसे बहुत अधिक रुक्ष भोजन करवाते रहें या जब बच्चे का थोड़ा कफ बिगड़ता है तो उसकी विकृत चिकित्सा करके उसके अपोजिट जब हम उसके शरीर में वात का प्रभाव बढ़ाते, जो कि बुढ़ापे में बढ़ता है जा करके, यदि इस तरह का गुण उस बच्चे में बार बार बढ़ेगा, वायु का प्रभाव बढ़ेगा, तो एकाएक उस बच्चे की भूख कम होती चली जाएगी। जो आजकल हम सुनते आ रहे हैं समाज में कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसकी भूख बहुत कम है, बुढ़ापे में जो जो गुण होने थे, जोड़ों में दर्द आने थे, वो सब आज एक छोटे बच्चे के अंदर वो सब रोग आज हमें देखने में आ रहे हैं। यदि बचपन में, जवानी वाले में पित्त की आवृत्ति वाली मिर्ची वगैरह की चीज़ें या खट्टी चीज़ें हमने बहुत अधिक सेवन करा दी या टीवी मोबाइल बहुत अधिक दिखा दिए, तो पित्त के गुण जब उसके अंदर बढ़े तो वही बच्चा माँ बाप का दुश्मन हो जाएगा, गुस्सेल, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसमें तरह तरह की एलर्जियाँ बढ़ेंगी, श्वास एलर्जी बढ़ेगी उसके अंदर वीट की एलर्जी या अन्य एलर्जियाँ, जो आँखों पे चश्मा लगना, मतलब इस प्रकार के जो दोष हैं ये सब भोजन पर निर्भर करते हैं। यदि आपने अपने बच्चे का भोजन अब भी अपने पूर्वजों के अनुसार निर्धारित नहीं किया तो भविष्य में हमें उसके बदले में हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए एक बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें बहुत अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमें बच्चों को किस प्रकार का भोजन देना है। उसमें भी यदि हम दूध में कोई और केमिकल या कोई और पाउडर मिला करके दे रहे हैं जिस पे हम विचार कर रहे हैं कि ये हमारे बच्चों की हाइट बढ़ाएगा या शरीर को विकास देगा, वो जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को बीमार ना बना दे, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। आजकल के लुभावने विज्ञापनों से हमें बचना पड़ेगा और अपने बच्चे की ओर देखना पड़ेगा और उसके लिए वो सब अमृत तुल्य भोजन का निर्धारण करना होगा जो उसके लिए
अमृत का कार्य करे, ना कि एक विष का कार्य करे। तभी जाकर के हम एक अच्छे माता पिता कहलाएंगे। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।